अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मौसम मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो आज हेड कोच मिसबाह उल हक ने मीडिया के सामने अपनी पेशी दी। कल उनको क्रिकेट कमेटी के सामने पेश होना है और सवाल ये पैदा हो रहा है क्या मिसबाह उल हक अनटच रहने वाले क्रिकेट कमेटी के सरबराह सलीम यूसुफ और उनकी कमेटी को उनके सवालात का जवाब दे पाएंगे, उनको मुतमईन कर पाएंगे। साथ साथ ये भी बातें की जा रही हैं कि बॉलिंग कोच वक़ार यूनिस और मिसबाह उल हक से सवालात के जवाबात लिए जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि यूनुस खान साहब को नहीं बुलाया गया शो में, इसी पर बात करेंगे। साथ साथ कल आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। इन्हीं मौज़ूआत पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। न्यूजीलैंड में शिकस्तों का कोई जवाब पेश नहीं कर रहा। एक बंदे के बदलने से चीजें नहीं बदलती। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का इजलास लाहौर में कल होगा। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस क्रिकेट कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। मिसबाह उल हक को ओहदे से हटाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। पीएसएल का मेला फिर सजने को तैयार। टीमों ने अपने स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। कोशिश होगी पीएसएल में शौकीन को ग्राउंड्स में आने की इजाजत मिले। पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी। उमर गुल का कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ बॉलिंग कोच का मुआहदा हो गया। भारत ने आईपीएल अपने मुल्क में नहीं कराया। पीएसएल अपने होम ग्राउंड में बेहतरीन तरीके से हुआ। जावेद आफरी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को यकीनी फतह से महरूम कर दिया। भारत सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गया। एफए कप फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी की फतह। बर्मिंघम को 3-0 गोल से आउट क्लास कर दिया। आपने टॉप स्टोरीज़ देखी हैं और बड़ा ज़बरदस्त मैच ड्रॉ किया है भारत ने। आज अश्विन ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई। साथ साथ अपने पाकिस्तान के हवाले से बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिसबाह उल हक आज मीडिया के सामने पेश हुए, रूबरू उन्होंने सवालात के जवाबात दिए। कल ये कहा जा रहा है कि क्रिकेट कमेटी के सामने पेश होंगे। और एक गुड न्यूज़ ये है कि बाबर आजम नेट में आ गए हैं। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए उन्होंने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है, बैट उठा लिया है हाथ में। इस वक्त हमारे साथ शो में इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। इससे पहले भी हमारे शो में तशरीफ़ ला चुके हैं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में आप इन्हें कमेंट्री करते हुए भी देख चुके होंगे। कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पीआईए क्रिकेट अकेडमी में बच्चों की कोचिंग कर रहे हैं और प्लेयर्स को तराश रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान की। ताहिर, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू मोहसिन, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। ताहिर भाई, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे, कल क्या होने जा रहा है? मिसबाह उल हक, वसीम अकरम, उमर गुल या फिर सलीम यूसुफ को मुतमईन कर पाएंगे, उनके सवालात के जवाब दे पाएंगे? देखिए, काफ़ी हद तक तो जवाबात उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिए हैं। और कुछ जब सवालात सहाफ़ियों ने किए तो उन्होंने कहा था कुछ जवाबात ऐसे हैं जो मैं कमेटी के सामने दूंगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मिसबाह का जो मौक़िफ़ था, मिसबाह ने अपनी क्लेरिफिकेशन दे दी है कि जी कि उनको डिसअपॉइंट हुआ है इस पूरे टूर पे। ना सिर्फ के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे, प्लस जो कोविड सिचुएशन थी, जो आइसोलेशन होना पड़ा है, क्वारंटीन होना पड़ा है लड़कों को 20 दिन तक, उसकी वजह से भी ये डिसअपॉइंट हुआ है टूर पे। सिर्फ सेकंड टेस्ट मैच का उन्होंने बोला है कि जी मैं ज़्यादा मुतमईन नहीं था लड़कों की परफॉर्मेंस से। कि बाकी अगर माइंदा आप देखें T20 के अंदर देखा जाए या पहले टेस्ट में देखा जाए तो उसमें तो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं मिसबाह उल हक। तो बात यह है कि किस तरह से मिसबाह मुतमईन, या तो सिर्फ खाली मिसबाह मुतमईन है, बाकी जो पूरा स्टाफ है क्या वो भी मुतमईन है इस तरह से? तो ये इस चीज़ का जवाब तो फिर कल मिसबाह उल हक कमेटी के सामने देंगे। बिल्कुल, कमेटी के सामने देंगे। आज क्या कहा, क्या क्या गुफ्तगू की मिसबाह उल हक ने सहाफ़ियों से, वो पहले आपको सुनवाते हैं। कौमी हेड कोच मिसबाह उल हक की वतन वापसी पर प्रेस ब्रीफिंग। न्यूजीलैंड में नकस कारकर्दगी की वजह कोरोना को करार दे दिया। जब हम न्यूजीलैंड में गए और जब वहाँ पे कोविड की सिचुएशन हुई और एक लॉकडाउन की, एक आइसोलेशन की सिचुएशन हुई, और जहाँ पे हमने 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करनी थी, अगले 9 दिन हमारा कैंप था, वो भी हमें आइसोलेशन में गुजारना पड़ा। कहा आमिर वापस आना चाहे तो खुश आमदीद। वकार यूनुस का कोई लेना देना नहीं। शाहीन हारिस हुसनैन की कारकर्दगी बेहतर थी। मोहम्मद आमिर की अपनी एक राय है। आई थिंक मैंने हमेशा रिस्पेक्ट की है प्लेयर्स की, चाहे वो सीनियर हों, जूनियर हों, जो टीम में खेलते हैं। मैं कप्तान था जब मोहम्मद आमिर 2016 में वापस आए। क्रिकेट कमेटी की सिफारिशात पर बोर्ड जो भी फैसला करे मंजूर होगा, लेकिन कमेटी में मौजूद क्रिकेटर्स हकायक को जहन में रखें। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर।
जी हाँ, आपने पैकेज मुलाहिज़ा फरमाया साबा पाशा का कि क्या बात हुई आज मिसबाह-उल-हक की। और इस वक्त हमारे साथ एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। इससे पहले वो भी हमारे शो का हिस्सा बनते रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एहसान कुरैशी साहब की। एहसान कुरैशी साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। एवरीबॉडी। जी, एहसान कुरैशी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आ रही जी है जी, आपकी? बिल्कुल, मुझे भी आ रही है। और क्या कहेंगे, आज मिसबाह-उल-हक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, कैसा देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? आप समझते हैं कि कुछ पैगामात भी दिए हैं मिसबाह-उल-हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखो, इसमें ये होता है रिजवी कि ये जो सारी चीजें होती है ना, ये वही बयानात होते हैं जो नजर आते हैं हमें। जैसे मिसाल के तौर पर ये सारी दुनिया को पता था कि क्वारंटीन का जिक्र होगा और जनाब बाबर आजम की टीम में मौजूदगी का नहीं होगा, और उसके बाद जो सख्तियां हैं, जो टाइम और पीछे हैं। देखिए, ये सारी चीजें हिस्ट्री है, और बाकी जो चीजें उन्होंने की उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिस पे काफी क्वेश्चनेबल है, कुछ चीजें उन्होंने पॉजिटिव की। लेकिन बात वही है कि जब आपकी टीम आपके पास है, तकरीबन अब मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 15-16 महीने हो गए हैं कोचिंग करते हुए मिसबाह-उल-हक को। मिसबाह-उल-हक एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जाहिर बात है उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड ने उनको बनाया था, मिकी आर्थर का पत्ता साफ हुआ था, वो पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे कैच थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में उनका बड़ा मरकजी किरदार था, टीम को चलाने में। और लड़कों की वो जो चीजें होती है ना हैंडल करने, जो क्वालिफाइड कोच की होती है चीजें, वो सारी उनके पास थी। लेकिन मिसबाह की जाहिर बात है, देखें, मुझे तो वो याद अभी भी मैच वो भूलता नहीं है जो वेस्टर्न में हुआ था। पाकिस्तान वो जीता हुआ मैच हार गया था, और उसके बाद अगला टेस्ट मैच हुआ था वो बारिश की नजर हो गया था। उसके बाद फिर ये जो यहाँ पर मैच हुआ था माउंट मैग्नोई में, वो भी मैच हम ड्रॉ कर जाते। लेकिन 29 रन से पाकिस्तान की जब 6 विकेटें गिर गई, और एक ऐसा मैच उस वक्त मेरा ख्याल है मिसबाह के पास बहुत बड़ा एक हीरो बनने का बहुत बड़ा चांस था। जाहिर बात है जो क्रेडिट होता है वो प्लेयरों के अलावा जो है कोचिंग स्टाफ को मिलता है। तो मैच अगर वो ड्रॉ हो जाता तो पाकिस्तान की जब यहाँ से गई थी, तो पाकिस्तान के बारे में लोगों का ये ख्याल है कि न्यूजीलैंड के टूर पे पाकिस्तान को बचना, पाकिस्तान का टेस्ट मैचों में मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम लॉन्गर वर्जन में पाकिस्तान की टीम कई साल से स्ट्रगल कर रही है, रैंकिंग उसकी नीचे है। लेकिन वो जाहिर बात है अब मिसबाह के ऊपर जो तनकीद आई है, मिसबाह देखिए अकेले इस तनकीद के जिम्मेदार नहीं है, इसमें टीम को भी आपको रगड़ा लगाना होगा, और उसके अलावा जो आपके बॉलिंग कोच है ना, उनका भी बड़ा मरकजी। मैं तो अभी बड़ी इस पे अभी पूरा दिन ये डिस्कस करते रहे, कल भी ये लोग बातें करते रहे कि भाई वकार यूनुस आखिरी टेस्ट में टीम को कैसे छोड़ के आ गए मंझधार में। ये कोई ऐसे तरीका थोड़ी था। पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ है, टेस्ट मैच चल रहा है, पाकिस्तान को बॉलिंग की आपकी जरूरत है। आप देखें 659 रन 6 विकेटों पर डिक्लेयर, हमारे जो वर्ल्ड क्लास बॉलर जिनको आप कहते हैं वो सब स्ट्रगल करते रहे। यहाँ से जब टीम गई थी तो लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत मजबूत है, और ठीक है हमें बैटिंग हमारी स्ट्रगल करेगी। लेकिन आप हैरान होंगे कि मैं समझता हूँ स्लाइटली बैटिंग ने थोड़ा सा बेहतर किया। आप देखें, अगर आप फवाद आलम की परफॉर्मेंस देखें, आप मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस देखें, आप फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस देखें, स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस थी। देखें, हार जीत तो होती है, लेकिन ये पॉजिटिव्स थे पाकिस्तान की तरफ से कि ये इन्होंने पॉजिटिव किया। लेकिन बाकी तो सारा ब्लैक ही ब्लैक था। पाकिस्तान मतलब जिस तरह हारा है, ये जिस तरह पाकिस्तान की टीम काइल जेमिसन के सामने स्ट्रगल करती रही है, ना आपका बॉलिंग कोच वहां नजर आया, ना आपके बैटिंग कोच। यूनुस खान पे तनकीद इसलिए नहीं हो रही, वो कहते जी इनको अभी रखा है, लेकिन मेरा ख्याल है यूनुस को भी इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब वो अलग बात है कि जैसे यहाँ पर वो जैसे मैच खत्म हुआ तो सारा मलबा उन्होंने उस पर डाल दिया मोहम्मद रिजवान ने, और उसने बड़ा एडमिट किया जी मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा। जिम्मेदारी कबूल करना कोई मसला नहीं होता। आप एक ऐसी परफॉर्मेंस दें जो नजर आए कि आप जंग कर रहे हैं, और जंग में आप ठीक है आपके पास वो हथियार नहीं है, लेकिन आप कम से कम ऐसी जंग तो करें जिससे जो आवाम है, जो आपको सरों पे उठाती है, जो आपको आसमानों पे उठाती है, वो कम से कम सेटिस्फाई तो फाइट तो नजर आए। बिल्कुल सेकंड टेस्ट में तो ऐसे लग रहा है कि हमने भी जस्ट पहली इनिंग में सर वो एक पॉजिटिव हमें नजर आया जी, उसने 93 बना दिए अपना अजहर अली ने, और उसके बाद वो रिजवान ने थोड़ी बैटिंग अच्छी कर ली। बाकी तो हमें कुछ नजर ही नहीं आया पूरी सीरीज में। मतलब ये कि हमारी बॉलिंग स्ट्रगल करती, एक आदमी ने काइल जेमिसन ने और केन विलियमसन ने हमें हिला के रख दिया। बाकी समझे ऐसे लग रहा था ये मुकाबला केन विलियमसन और काइल जेमिसन का मुकाबला रख रहा था। क्या आपका ख्याल है ये ऐसा था? बिल्कुल ऐसे ही था सर, और उन्होंने गिराया भी, आउट भी किया। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिर से भी कुछ बात जान लेते हैं कि ताहिर, आज मिसबाह-उल-हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ये बात कही कि भाई सारी कारकर्दगी नहीं हुई, लेकिन उसका सिर्फ मिसबाह-उल-हक पर इसका मलबा डालना सही नहीं है, परफॉर्मेंस की वजूहात देखनी चाहिए। मिसबाह-उल-हक ने ये टीम अनाउंस की थी, ये लड़के वो लेके गए थे, और ये वही कारतूस थे जिनको ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो क्या कहेंगे इस बात पे मिसबाह की? देखिए मोहसिन, बात ये है कि आप सबसे ज़्यादा रेट कर रहे थे नसीम शाह को,
बेसिकली जो हमारी पूरी कोचिंग स्टाफ है, नसीम शाह की ये परफॉर्म करेगा। 7 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद आपने उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया। मेरे ख्याल में माजी में ऐसा कभी हुआ नहीं है। जी आपने ये जस्टिफिकेशन दी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी 28 आउट थे, 38 आउट थे उसके, और सबसे ज्यादा आउट थे, और उस वक्त हमारे पास कोई ऐसा था नहीं जो 140 प्लस। भाई 140 प्लस का हम लोग क्या करें जब वो परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा? उसको यही नहीं पता कि किस ट्रैक पे कौन सी जगह पे बॉल करनी है। आप होम सीरीज पे अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट श्रीलंका आपने जी बॉलिंग कर ली, जी वाह वाह जी हो गया, हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया गए आपने क्या किया, आप इंग्लैंड गए आपने क्या किया, आप न्यूजीलैंड गए आपने क्या किया। ये 3 आपके कंट्रीज ऐसी होती हैं जो ड्रीम होता है फास्ट बॉलर का कि यार हमें वहां टूर मिल जाए, हमें वहां परफॉर्म करने को मिल जाए, क्योंकि वो पिचेस साजगार हैं आपके पेस अटैक्स के, आपके जो फास्ट बॉलर्स के लिए। हमारे फास्ट बॉलर तो ऐसा लग रहा था कि दूसरे टेस्ट मैच की मैं बताऊं, सॉरी टू से, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जी आइए बॉल कीजिए, ऐसे नेट पे हम बॉलिंग नहीं करते बच्चों को ले जाके, आप वो ऐसा लग रहा था कि वो बॉलिंग। मुझे याद है आप ही के प्रोग्राम में, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप प्रोग्राम करते हैं, मोहम्मद आसिफ ने ये बात कही थी कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो विकेट में नहीं कीपर को बॉल्स कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात ये की जाए तो क्या सिर्फ इस शिकस्त के दौरे इंग्लैंड हो, दौरे न्यूजीलैंड हो, इस शिकस्त के जिम्मेदार मिसबाह उल हक हैं, या फिर और भी लोगों पर बात आनी चाहिए, उनसे भी सवाल होना चाहिए? ताहिर भाई देखिए, ऑब्वियसली जो पूरा आपका कोचिंग स्टाफ है, तो आप अगर बात करें आपकी परफॉर्मेंस कहाँ नहीं हुई है, बैटिंग में चलें फिर भी आपने स्ट्रगल करके रन्स किए हैं, लड़कों ने रन्स किए हैं। पहले टेस्ट मैच बहुत बचाने की कोशिश की थी हमारे बॉलर्स ने, स्ट्रगल किए, सब कुछ किया है। फवाद आलम के उसमें 100 भी वहां मौजूद थे। बात यह है कि देखें, आपने बॉलिंग में स्ट्रगल की है, हम आउट नहीं कर पा रहे हैं, हम 20 आउट करेंगे तो हम मैच जीतेंगे। तो सबसे ज्यादा तो मैं तो समझता हूं कि जी आपके जो बॉलिंग कोच हैं उन पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि जी एक तो जिस तरह से एहसान मैंने बताया कि आप सेकंड टेस्ट में छोड़ के आ गए, मतलब ये कैसा हुआ है? हाँ, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही कोई इमरजेंसी होती है जो फैमिली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन दी ना, वो खुद थोड़ी, उन्होंने तो रिक्वेस्ट दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा कि बिल्कुल आप आ सकते हैं। एहसान कुरैशी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल क्रिकेट कमेटी का इजलास है, जो काम इकबाल कासिम साहब, मोहसिन हसन खान साहब उस कमेटी के सरबराह रहकर नहीं कर पाए, क्या इमरान खान के टाइगर सलीम यूसुफ साहब मिसबाह उल हक से पूछ सकेंगे, वजूहात जान सकेंगे? यार अब ये कौन से टाइगर यार, बस अब ये क्रिकेट से बहुत दूर है, बस अब उनको लाया गया है। देखें, होता ये कि आपको एक रबड़ स्टैम्प चाहिए चेयरमैन कमेटी का। आप जो भी उठा के लिखते हैं, जो भी बने थे, वो कुछ भी नहीं होता है। मेरा ख्याल है खाना पूरी है। चेयरमैन ने अपने आप को बचाने के लिए एक रिकमेंडरी बॉडी बनाई है जो उनको रिकमेंड करेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये क्या प्ले करेंगे। माजी में भी वो हमारे जो थिंक टैंक रहते हैं वो सब वही होता है जो रबड़ स्टैम्प होते हैं। मतलब एक तो मैं तो सबसे ज्यादा तो कहूंगा कि हमारे जो मोहम्मद वसीम है ना, उनने डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी उन्होंने देखी है, सारी टीमों को देखा है, तो वो इंसाफ कर दें सिर्फ, मेरा ख्याल है। बाकी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्रिकेट कमेटी क्या करेगी, ये सारे हॉक्स किस्म की चीजें होती हैं। बस आप ड्रामों के लिए चीजें बनाइए। क्या इससे पहले कौन सी क्रिकेट कमेटियां होती थी, कौन सी ऐसे करते थे? भाई डिसीजन लेता था चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव लेता, या उसके जो थिंक टैंक होती थी। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन ही डिसीजन लेगा, ये सिर्फ सिफारिशात पेश करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिफारिशात का फिर क्या फायदा, आपको दम तो है नहीं। अब सिफारिशात क्या करें? जो आप देखें, जो चेयरमैन क्रिकेट कमेटी है उसने तो कई सालों से क्रिकेट ग्राउंड ही नहीं देखा। मतलब ये क्या मतलब डिसीजंस है? इकबाल भाई थे, वो कम से कम क्रिकेट करते थे, उनके ग्राउंड में क्रिकेट होती थी, दूसरे ग्राउंड। उन्होंने एक जरा सी बात पे जनाब के उन्होंने कहा जी मैं जब 2 बंदों का नाम रिकमेंड है, मैं रेफरी नहीं कर सकता तो मैं चेयरमैन कमेटी क्या कराऊंगा? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हेल्पलेस कमेटी है। कुछ नहीं है दमखम, ये सिर्फ एक बातें हैं। बस मैं ये समझता हूँ कि चीफ सिलेक्टर अपना रोल प्ले कर सकते हैं मोहसिन, क्योंकि देखें चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम पे जिम्मेदार है। हाँ, मैंने उनको कई बार ये कहा, उनसे मेरा राब्ता है, बड़ी उनसे मेरी बातचीत है, मैंने उनको कहा यार इंसाफ करो, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हो तो उसका मकसद क्या है? फिर आप लाओ डोमेस्टिक क्रिकेट के लोगों को, आप लाओ गुलाम मुदस्सर को, आप लाओ साजिद खान को, आप लाओ ताबिश खान को, आप लाओ जाहिद महमूद को, आप लाओ नुमान अली को। भाई क्या कर रहे हैं यार? वही वो आ जाएगा तो एक तो जी आपने ओपनर अच्छे नहीं कर रहे तो आप बुला लेंगे जनाब इमामुल हक, वही आ गए, तो आप फिर नए लड़कों को लाए ना जिन्होंने परफॉर्म किया है। बिल्कुल, आज मिसबाह उल हक ने भी ये बात कही है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को आना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं जो आगे साउथ अफ्रीका सीरीज का टूर, जो साउथ अफ्रीका टूर कर रही है पाकिस्तान का, उसमें नए लड़के देख रहे हैं आप आते हुए, टैलेंटेड लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है 2-4 को तो चांस देना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे उम्मीद लगा के, हालांकि नहीं बैठना चाहिए, मुझे लगता है कि कम से कम वसीम जो है वो मोहम्मद वसीम खुद भी अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्योंकि वो कर रहे हैं उनकी नजरों में वाहिद आदमी है जो पिछले साल से कोचिंग स्टाफ में शामिल है। जाहिर बात है उनको पता है कि कौन सा लड़का कर रहा है, तो वही गुने जुने 2-3। अब हम तो बहुत चीजें बात नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर सऊद शकील का नाम आ रहा है,
फिर उसके बाद इमामुल हक की वापसी होगी। अब इनमें से जो मैंने नाम लिए हैं, इसमें आप प्लेयरों को लाएं। देखें, जाहिद महमूद आपका लेग स्पिनर है, देखें यासिर शाह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उसने बड़ी खिदमत की है, लेकिन यार कब तक आप डाउन द हिल जो प्लेयर होते हैं उनको आप लेके चलते रहेंगे? आप नए लोगों को लाते नहीं है, उनके दिल टूट जाते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये साउथ अफ्रीका की टीम जो आ रही है बड़ी बैलेंस टीम है और आपको ये बहुत टफ फाइट देगी। आप इसको बांग्लादेश या श्रीलंका की टीम ना समझेंगे। आप 26 तारीख को नेशनल स्टेडियम में मैच है, आप देखिए होगा कि जिस तरह उन्होंने श्रीलंका को लिटाया और जिस तरह उनका बैलेंस अटैक है, पेस अटैक उनका बड़ा ताकतवर है। एनरिक नॉर्किया सब जानते हैं, उसके बाद मल्डर आया है, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसके बाद नेगेडी है, उसके बाद उनका वो रबादा वापस आ गया है, तो उनके बाद 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, एक देखें, एक है तबरेज शमसी और दूसरा है वो कैशफ महाराज। तो उनकी टीम बड़ी बैलेंस लग रही है। हम अगर स्पिन विकेट भी बनाते हैं तब भी वो हमें ट्रबल करेंगे। तो मुकाबला मेरा ख्याल है जो माजी की 2 टीमें आई थी श्रीलंका और बांग्लादेश, उसके मुकाबले में ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग होगी और टेस्ट मैचों में पहली बार बाबर आजम करेंगे तो उनको होम सीरीज, उनको लकी है कि होम सीरीज में वो करेंगे। वहां वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई उनकी कि वो वहां उनका उंगली उनका। ठीक है, आप ये समझते हैं कि चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका का आना और उनसे मुकाबला करना। साथ साथ एहसान साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कल PSL ड्राफ्टिंग हुई और हमने देखा कि तमामी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड सेलेक्ट किए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मामला हल हो गए? जो पहले चल रहे थे, पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान मामला कुछ गंभीर हैं। यार ये जब जाके वहां बैठ जाते हैं ना, जब ड्राफ्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब है अंदरूनी खाना चीजें सारी सेटल हो रही हैं। अच्छा। ये मतलब तो फिर वो हिस्सा नहीं लेते ना, किसी तरह तो वो प्रोटेस्ट करते ना। अब उन्होंने अपनी टीम को वहां बिठा दिया है और वो टीमें सिलेक्ट हो गई हैं, सारी टीमों के स्क्वाड बन गए हैं। अगले महीने जनाब फरवरी में हम फिर एक बार 6th एडिशन देखेंगे। अब बहुत सी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि जनाब वो हमरा नकमन को नहीं लिया, कोई कह रहा है जनाब वो आपने उसको अपना क्या कहते हैं वो जो जुनैद खान को नहीं लिया। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको पता ना पाकिस्तान क्रिकेट में आती रहती हैं। और इसमें बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि अंदरूनी खाला मामला तय पा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ताहिर खान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ सवालात करेंगे PSL के हवाले से भी और क्रिकेट कमेटी के हवाले से। यह दौरा है जनूबी अफ्रीका नए लड़कों के लिए किस्मत का बायस बनेगा या नहीं? कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर भाई, क्या लगता है आपको मिसबाह-उल हक के हवाले से? जिस तरह मैंने एहसान कुरैशी साहब से भी ये बात की कि सलीम यूसुफ साहब एहतसाब कर पाएंगे, वो सवालात पूछ पाएंगे? देखिए, बात यह है कि जो उनके साथ जो बाकी मानदा जो कमेटी के मेंबर हैं ना, वसीम खान साहब हैं, वसीम अकरम हैं, उमर गुल हैं और भी सारे लोग हैं, तो वो सब भी ऑब्वियसली सवालात करेंगे और मिसबा रेडी है इस चीज़ के लिए। और मिसबा ने एक चीज़ बड़े इंडिकेट की कि इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, मतलब ये प्रैक्टिस रूटीनल प्रैक्टिस है, वो मेरे लिए कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई इतना अंडर प्रेशर नहीं हूँ। जो मुझसे पूछेंगे मैं उनको बता दूंगा कि टीम की ये प्रिपरेशंस थी, इतने हम लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी, ये फिर जो मेन जो प्रॉब्लम आई थी बाबर आजम की, बार बार उन्होंने जिक्र किया कि बाबर आजम उस जगह से हट गए थे, फिर वो अनफिट होने की वजह से, तो जैसे जो मेन जो हमारा जो प्रॉब्लम आया था जो बैटिंग की वजह से जो आया है, मैं समझता हूँ बैटिंग के अलावा हमारा बॉलिंग में भी बहुत प्रॉब्लम एक प्लेयर से टीम बनती है। आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम अगर अनफिट हो गया तो फिर हम चले ही नहीं? अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, 7 प्लेयर उनके नहीं थे, इंडिया के 7 प्लेयर नहीं थे और आप आज देखें टेस्ट मैच किस तरह से बचाया उन्होंने। नहीं, मैं कहने की बात है कि अगर आप न्यूजीलैंड से केन विलियमसन हटा दें, आपके T20 में नहीं थे ना, क्या हुआ? क्या वो हार गए थे T20? जीते, वो तो नॉर्मल आपको फाइट दी है। इस पे क्या है मिसबाह-उल हक, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि वजूहात ढूंढनी चाहिए, जब वो सिस्टम में थे तो तब उन्होंने क्यों नहीं ढूंढी वजूहात? वो तो ये कह रहे थे हमारे लड़के सीख रहे हैं। अभी एहसान साहब जब बात कर रहे थे कि जंग लड़नी होती है, हम कैसे जंग लड़ेंगे जब हमारे हथियार ही तैयार नहीं है? हम तो मैदानों में जाके अपने हथियारों को तैयार कर रहे हैं। बात यह मोहसिन, हमने आज तक बेंच स्ट्रेंथ तो तैयार ही नहीं की। 90s के बाद से अगर आप आए 2001 से 2 अब तक हम कभी बेंच स्ट्रेंथ पे गए नहीं है। 90 से पहले आप देखें बेंच पे वो लड़के बैठते थे जो परफॉर्मर्स होते थे और जो मैच विनर्स, जो खेल रहे हैं वो तो है ही, जो नहीं खेल रहे हैं वो भी मैच विनर्स थे। तो ये अगर आपके पास आएगा तो उस एरा में जो परफॉर्मेंस थी हमारी, जो ग्राफ था, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो, हमारे करीब कोई नहीं आती थी टीम। बिल्कुल, चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर की बात कर रहे हैं हम लोग, बैट्समैन तो
जबरदस्त बैट्समैन थे हमारे पास। इवन विकेट कीपर्स की अगर मैं बात करूं, उसके बाद जो प्रॉब्लम आई है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती, हम किसी का बैकअप नहीं तैयार करते, हम स्पिनर्स का बैकअप तैयार नहीं करते। आज हम प्रॉब्लम आई हुई कि पहले प्रॉब्लम आई थी कि सकलैन का बैकअप कौन बनेगा, सईद अजमल आया, सईद अजमल का बैकअप कौन बनेगा, कोई भी नहीं, आज तक कोई भी नहीं आया। बिलाल आसिफ को खिलाया, वो एक आध दो टूर्नामेंट खेले, उसके बाद गायब हो गए, उनको गायब कर दिया गया। लेग स्पिनर का हम यासिर शाह की बात कर रहे हैं, यासिर शाह के बाद भी आपके पास ऐसे स्पिनर्स हैं कि आप खिला सकते हैं। अभी जो सीरीज आ रही है, ये इट्स अ परफेक्ट टाइम है कि आप अपने परफॉर्मर्स को, जो परफॉर्मर है, जो मैच विनर परफॉर्मर है, आप उनको खिलाएं। बहुत अच्छी बात बोली है कि ये मोहम्मद वसीम, क्योंकि खुद 3-4 साल से इस सर्किट के अंदर मौजूद है एज अ कोच, और फिर वो एज अ हेड कोच, अब एज अ चीफ सिलेक्टर वहाँ पाकिस्तान के लिए वो उनका पहला ये असाइनमेंट है। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो जस्टिफिकेशन जरूर देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन ज़रूर देंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, खालिद हसन बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक भाई। खालिद साहब क्या कहेंगे? ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, पहली बात तो कि इंडिया जिस तरह आज खेला है, काश पाकिस्तान भी इस तरह खेलना शुरू कर दे तो क्या बात है। पहली बात तो ठीक है कि क्या इसके अंदर आपको कोई रेडिकल चेंजेस लानी पड़ेंगी? साउथ अफ्रीका से आपकी सीरीज है, इसके अंदर ट्रैक्स मैं ताहिर खान साहब से पूछना चाहता हूँ किस किस्म के होने चाहिए? आया कि स्पिनर्स ट्रैक्स होने चाहिए या डेड ट्रैक्स होने पुराने वाले होने चाहिए ताकि सीरीज ड्रॉ? अगर रिजल्ट और ओरिएंटेड ट्रैक्स चाहिए तो वो स्पोर्टिंग ट्रैक्स कैसे बन सकते हैं? बस यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। ताहिर साहब, किस तरह का पिचेस होने चाहिए जब साउथ अफ्रीका यहाँ टूर करने आए, तो क्या कहेंगे इस पे? स्पिनर सपोर्ट होने चाहिए, फास्ट बॉलिंग सपोर्ट होने चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली जब आपकी होम सीरीज है तो आपको एडवांटेज है कि आपके पास मेन वेपन्स कौन से हैं। कि आप फास्ट बॉलर मेन वेपन आप समझते हैं कि जी ये स्ट्राइकर बॉलर्स हैं या आपके पास स्पिनर्स हैं? आपको क्या लगता है कि हम किससे जीत मैं सकते वही हैं? बता रहा हूं कि बात ये है कि एज अ स्पिनर अगर हम आप बात करें, हमारे पास स्पिनिंग लॉर्ड इस वक्त बहुत जबरदस्त है और फॉर्म में नजर आ रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। यासिर से परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपने जफर को ट्राई किया, ठीक है, उससे वो नहीं हुआ। अब आपके पास ऐसी लॉट है। अगर आप साजिद खान की बात करें एज एन ऑफ स्पिनर, आप ट्राई आउट कर सकते हैं, हमने किसी ऑफ स्पिनर को ट्राई आउट नहीं किया। नुमान अली की बात करें एज एन लेफ्ट आर्म स्पिनर, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। आप जाहिद महमूद की बात करें, वो तो मैं समझता हूं कि अगर हम बैटिंग स्पिनिंग टाइप की जो पिचेस होती है, जो सपोर्टिंग होती हैं, उनको आप उसको वो बना के आप एटलीस्ट सीरीज तो जीतें। ये सीरीज जीतेंगे, कॉन्फिडेंस लड़कों को आएगा, नए लड़के आपको मिलेंगे, और प्लस फिर आपको जो एक कोचिंग स्टाफ का जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है ना, वो थोड़ा सा लिफ्ट अप होगा। लेकिन वो तभी होगा जब आपके नए लड़के आएंगे, और नए लड़के उसी सूरत में आ सकते हैं कि जब सही तौर पे सिलेक्शन हो। बिल्कुल, और जब मेरिट का कत्लेआम नहीं होगा तब भी कोचिंग स्टाफ के सर से प्रेशर हटेगा। मिसबाह की हम दोबारा बात करते हैं। मोहम्मद आमिर के हवाले से उनसे सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर से हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है, वो परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए थे, परफॉर्म करें, दोबारा टीम में आ जाएं। क्या कहेंगे, पैगाम है मोहम्मद आमिर के लिए मिसबाह या कोचिंग स्टाफ का? देखिए, मिसबा ने तो जिस तरह से क्लियर कर दिया कि जी मेरे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और रिटायरमेंट की बात ऐसी कोई बात नहीं है, रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए ऐसी छोटी छोटी बातों पे। आप आए, परफॉर्म करें, आप अगर फिट हैं, आप अगर कम्पीट करते हैं शाहीन से, हारिस रऊफ से और हसनैन से, उनकी परफॉर्मेंस की टक्कर पे आपकी परफॉर्मेंस होती है तो हम आपको बिल्कुल वेलकम करेंगे। ये उसने क्लियर इंडिकेशन कर दी है। और उसने मिसबा ने एक चीज़ ये भी क्लियर की है कि जो तासुर आया कि जी वकार यूनुस की वजह से आमिर ने किया है, लेकिन उसने तो क्लियर कर दी मिसबा ने कि वकार से इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आमिर ने जो अपनी जो वीडियो आया था उसमें क्लियरली बोला था कि जी कि वकार यूनुस ने जो पूछा गया मेरे बारे में, उन्होंने कहा कि वर्क लोड की वजह से, मुझे नहीं लगता कि वर्क लोड की वजह से किया। तो आमिर का वकार से ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, मिसबा से मुझे ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। यही एक तासुर आ रहा है सामने, जो बात वकार यूनुस साहब ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, मैं जुल्करनैन बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल करेंगे जुल्करनैन? जी सर, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जी जुल्करनैन बोल इस्लामाबाद से। जी, क्या कहेंगे जुल्करनैन साहब? सर, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये मुझे समझ नहीं आती पीसीबी की इरफान मानी साहब कि किस बुनियाद पे वकार यूनुस को बार बार जो है ना वो बॉलिंग कोच लाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने ले लिया। ताहिर साहब, किस बुनियाद पर बार बार कोचिंग कराई जाती है वकार यूनुस से? 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, चौथा असाइनमेंट है उनका ये।
देखिए बात ये जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो कोचिंग सारे कोचेस अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, तो हो सकता है शायद वकार यूनुस ही अकेले थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, तो और उन्हीं के तौर पे वो चीज आई है। लेकिन नो डाउट उनकी क्रिकेट एबिलिटी पे तो किसी को शक नहीं है। ही वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन कोचिंग इज अ डिफरेंट चीज है, कोचिंग एक डिफरेंट चीज है। 2006 में पहली दफा वकार यूनुस एज अ बॉलिंग कोच गए थे श्रीलंका के टूर पे, जिसमें मैं भी टीम के साथ था, और ही वाज अ डिफरेंट एट दैट टाइम, और बहुत बता रहे थे लड़कों को, इवन स्पिनर्स को भी काफी चीजें बता रहे थे, क्रीज यूज करना। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, लड़कों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, लड़के उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो कल हर चीज क्लियर हो जाएगी अगर क्रिकेट कमेटी सही मौक़िफ़ हमें चीज़ बताएगी। बिल्कुल, आप समझते हैं कल क्लियर हो जाएगी अगर सही मौक़िफ़ हमें बताया गया। साथ साथ जिस तरह कोचिंग की आप बात कर रहे हैं कि कोचिंग अलग चीज़ है, खिलाड़ी खेलते हैं अपने दौर में, वो एक अलग चीज़ है। ये बात आकिब जावेद भी कर रहे थे, लेकिन आज मिसबाह उल हक से जब सवाल हुआ कि आकिब जावेद साहब ने आप पर बड़ी तनकीद की है, तो उन्होंने कहा जिसका जितना ज़र्फ वो उतनी बात करेगा। आप समझते हैं ये बात कि आकिब जावेद ने कुछ ज़्यादा ही तनकीद कर दी थी? क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि वो भी नेशनल कोचिंग अकेडमी में रहे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। देखिए मोहसिन, सिर्फ आकिब जावेद ने नहीं की, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं सबने यही तनकीद की थी, और सबके तकरीबन यही अल्फाज थे। कह दिया कि स्कूल वाले भी नहीं लेंगे मिसबाह उल हक की कोचिंग। देखिए वो एक डिफरेंट, वो अब उन्होंने वो किस वे में की है वो एक अलग बात है। हमने तो ये भी सुना है कि लड़कों अपने हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने बोला है कि जी क्लब क्रिकेट की भी टीम नहीं है, ये क्लब क्रिकेट को भेजने, शायद क्लब अच्छा कर जाए, ये हमारी टीम नहीं कर पाएगी। देखिए इतनी जल्दी दर बर्दाश्ता होकर अगर हम ये बात करते हैं तो ये भी एक गलत चीज है। आपके प्लेयर्स गए, आप ये देखें 20 दिन अगर आप कमरे में खुद बंद होके देखें, 10 दिन चले आप बंद होके देख लें, और फिर आपको बोलेंगे जी 5 दिन की आपकी प्रैक्टिस है और फिर आपने मैच खेलना है, कंपीट करना है नंबर 1 टीम से, बहुत डिफिकल्ट चीज। लेकिन बंद तो इंडियन प्लेयर्स भी रहे हैं कमरों में, और अगर प्लेयर्स 14-14, 20-20 दिन कमरों में बंद रहे हैं, तो यहाँ भी फिर आपके सिस्टम की कोताही है कि वो नहीं सर्वाइव कर सका या बात नहीं कर सका दूसरे क्रिकेट बोर्ड से। हमने देखा कि बहुत सारे, मोइन अली की मिसाल लेने के, उनका कोरोना अगर मुस्बत आ गया तो वही सिर्फ आइसोलेट कर रहे थे, बाकी टीम तो प्रैक्टिस भी कर रही थी। देखिए मोहसिन, वही बात है ना कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, आप तैयार हैं मेंटली हर चीज को फेस करने के लिए। आप जब यहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं तो वहाँ पर सिचुएशंस कैसी थी, आपने क्या SOP लड़कों को वो जारी किया गया था, आपने वीडियो आपने अपलोड की, फिर सडनली जब ये प्रॉब्लम आई तो वीडियो आपने डिलीट कर दी। ये सारी चीजें देखें आपको इन द एंड कहीं ना कहीं ये कॉज करता है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे प्लेयरों के साथ हुई। अब हम पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, हम प्लेयरों को कर रहे हैं और अपने कोचिंग स्टाफ को कर रहे हैं, हम सिस्टम को नहीं कर रहे कि जी कि वो सिस्टम ने क्या, हमारे जो मेडिकल स्टाफ था कि उन्होंने इतनी अवेयरनेस नहीं उन लोगों को कि जी कि आप न्यूजीलैंड की सरजमीन पे जा रहे हैं जहां पर कोविड का कोई केस अब है ही नहीं, और वहां पर आप इस तरह के लड़कों को लेके जा रहे हैं। या तो आपको पहले लड़कों को कोविड टेस्ट करवा के इनको आइसोलेट करना चाहिए था यहीं पर ही पाकिस्तान के अंदर ही, फिर आप उनको वो ट्रैवल करवाते 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, ताकि एटलीस्ट वहां पर आपको क्लियर हो जाता है कि जी यहां से हमारे पास कोई कोविड टेस्ट इस किस्म का नहीं आ रहा। जब वहां जब जाएंगे, जब टेस्ट होगा तो हर चीज क्लियर आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा, जो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ पर जो गैप आया है ना, वो मेडिकल स्टाफ, जो हमारे जो मेडिकल स्टाफ गया वो और बोर्ड का आया। ठीक है, आप ये समझते हैं कि मेडिकल पैनल, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल है उसका, और जो क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम है उनके दरमियान जो गैप आया, उसकी वजह से खिलाड़ियों ने सफ़र किया। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के हवाले से भी ताहिर खान से गुफ्तगू करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद, और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। सबसे पहले एक हमारी प्रोडक्शन टीम ने रिपोर्ट तैयार की है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, वो मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तमाम फ्रेंचाइज ने सुपर खिलाड़ी चुन लिए। 6ठे एडिशन में दिफाई चैंपियन कराची ने कोलिंग इंग्राम की बुक हेडिंग काबिलियत पर भरोसा किया। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। T20 के नंबर 1 बॉलर अरशद खान लाहौर की नुमाइंदगी करेंगे। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद हफीज जैसे मायानाज खिलाड़ी भी कलंदर्स की शान बढ़ाएंगे। पिशावर ने जनूबी अफ्रीकी लेफ्ट हैंड बैट्समैन डेविड मिलर को पिक किया। शुएब मलिक की बैटिंग और वहाब रियाज की बॉलिंग का तजर्बा मुश्किल सूरत हाल में जल्मी के काम आएगा। कोई
कोयटा ने जारहाना मिजाज बल्लेबाज क्रिस गेल को मुंतखब किया। इंग्लिश बल्लेबाज टॉम बेंटन भी ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बने। सरफराज अहमद कोयटा की कमान संभालेंगे। इस्लामाबाद ने एलेक्स हेल्स पर दोबारा एतमाद किया। वाइल्ड कार्ड पिक के जरिए फास्ट बॉलर हसन अली को भी अपने स्क्वाड में शामिल किया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रिस लेन को चुना। बूम बूम अफरीदी और रॉयली रूसू भी टीम का बैलेंस बरकरार रखेंगे। मजमूई तौर पर 37 गैर मुल्की खिलाड़ी 20 फरवरी से शुरू होने वाले मेले में नजर आएंगे। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। जी हाँ, आपने सुना, आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग हुई। शादाब खान अपनी दोस्ती निभाने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपनी टीम में हसन अली को शामिल कर लिया और वापसी में हमने देखा कि वहाब रियाज से रेस लगा रहे थे शोएब मलिक साहब, जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। और साथ साथ अहमद शहजाद, जुनैद खान और साद नसीम जैसे प्लेयर्स को किसी ने शामिल नहीं किया अपनी टीम में। इस पर बात करेंगे पहले ताहिर भाई से। ताहिर क्या कहेंगे आप? अहमद शहजाद, इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी डिबेट बनी हुई है अहमद शहजाद के हवाले से कि उनको किसी टीम ने पिक नहीं किया। ज़रा बताते हैं कि नदीम उमर साहब थोड़ा नाराज़ थे उनसे जब उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर से उनको रिलीज़ किया। देखिए, बात ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट, लेकिन तीनों फॉर्मेट ऐसे हैं जिसमें अहमद सेंचुरी बनाया। T20 फॉर्मेट में अगर बात की जाए तो अहमद ने वहाँ भी सेंचुरी स्कोर की है। देखिए मोहसिन, बात ये हम बात कर रहे हैं PSL एडिशन 5 की। 5 में क्या किया आपकी फ्रेंचाइज के लिए आपने? हाँ, ये नहीं किया आपने तो फेयर एनफ, उनके पास बिल्कुल राइट्स हैं, वो उसको रिलीज कर सकते हैं। अब ठेका सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर तो नहीं लिया हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जो उमर अकमल को भी लिया था और अहमद शहजाद को भी लिया था, दे परफॉर्म वेल, वो जीते, सब कुछ हुआ। और नहीं, वो किसी के पास नहीं है। असल में इस दफा जो टीमें सिलेक्ट की गई ना, बहुत बैलेंस की गई हैं। इवन आप अगर इमर्जिंग कैटेगरीज की देखें तो उन लड़कों को सिलेक्ट किया गया जिनके ज्यादा चांसेस हैं कि इनको खिलाया जाएगा। कराची किंग्स की बात करें, अगर आप लाहौर की बात करें, कराची किंग्स में आप देखें कासिम अकरम की बात करूं, अरशद इकबाल ऑलरेडी खेलते हुए आ रहे हैं, तो कासिम इकबाल को उन्होंने ऐड किया एज एन ऑफ स्पिनर और बैट्समैन। ये एक, और उनके बाद वो आ गई माज अली और जैद आलम की बात करूं तो वो एक लाहौर कलंदर से, माज अपने लास्ट ईयर भी देखा है खेलते हुए, राइट आर्म लेग स्पिनर थे। कोयटा की बात करो, साइम अयूब और आरिश अली खान लास्ट ईयर भी थे, लेकिन साइम को उन्होंने वो कैसा देखते हैं साइम की पिक को? देखिए, अच्छा पिक है। और बात यह है कि अगर लड़का फॉर्म में है, यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, तो बिल्कुल चांस दें। और कोयटा की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोयटा जरूर चांस देता है लड़कों को, और खुला चांस देता है। ऐसे नहीं कि फ्रेंचाइज और नहीं देती, और भी देती है, लेकिन बस कोयटा ज्यादा अच्छा चांस देता है एज कंपेयर टू दूसरी टीमों की बात कर। अगर बात करूं मैं पेशावर की, तो पेशावर में जो मोहम्मद इमरान को लिया हुआ है और इब्रार अहमद को। इब्रार इज अ मिस्ट्री बॉलर। आपको याद है 2 से 3 साल पहले कराची किंग्स ने भी उसको पिक किया था, 2 या 3 मैच खेला था, उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था इतनी, तो इसलिए वो उसको ऑफ कलर कर दिया था। लेकिन इस दफा ग्रेड 2 जो वो खेला है सिंध की तरफ से, वो टॉप बॉलर वहां पर रहा है, और फिर वो परफॉर्म करके प्रमोट हुआ सिंध की फर्स्ट 11 में, वहां उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक अच्छा साइन है कि पेशावर के पास स्पिनर नहीं था और उन्होंने एक स्पिनर ऐसा लिया है जो मिस्ट्री, जो उनको ट्रबल करता रहेगा। तो इस्लामाबाद की बात करूं तो जिस तरह से आपने हसन अली की बात की, जो पिक की है, देखिए ये उनकी गुड लक थी इस्लामाबाद की कि उनको पहला पिक ही उनको पहला मिल गया। तो वो अगर किसी और को पहला पिक मिलता तो मैं समझता हूं हसन अली को पहले वो पिक करते, क्योंकि जो हसन अली की फॉर्म इस वक्त लगी हुई है ना, वो ड्रीम कमबैक फॉर्म कहलाती है इसको। तो ये कोई भी ऐसा जो होगा जो वापस टीम में आना चाहता है ना, तो वो उसको कैरी आउट करेगा। पीएसएल की परफॉर्मेंस आप सबको पता है, 2 या 3 मैच की परफॉर्मेंस पे आप वापस टीम में आ जाते हैं। तो इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू एनीवन, चाहे हसन अली हो या इब्रार हो या मैं कासिम की बात करूं, जो भी लड़का है। मुल्तान सुल्तान ने शाहनवाज धानी को, जो सिंध के साथ मौजूद हैं, आपने जब आप कमेंट्री भी कर रहे थे तो वो बॉलिंग कराते थे, आपने तो उनको काफ़ी करीब से देखा, तो उनकी शमूलियत को कैसा देखते हैं? नहीं, बड़ी ज़बरदस्त है। और मैं तो मुल्तान सुल्तान को थैंक्स कहूँगा, क्योंकि ऐसा टैलेंट उन्होंने उठाया है कि जिसपे सिंध की टीम ने भी काफ़ी सर्व किया है, प्लस ये रमज़ान क्रिकेट बहुत खेलते रहे और ये उमर एसोसिएट से भी काफ़ी क्रिकेट खेले, और बहुत मेहनती लड़का है। और आपको पता है सिंध के शहर से ताल्लुक़ रखता है, और वहाँ पर जिस जगह पर रहता है वहाँ पर इवन क्रिकेट ग्राउंड भी नहीं है। तो उससे जब बात होती है तो वो कहता था कि जी मैं जब अपने फादर के साथ हूँ तो मैं उन्हीं के कामों में हाथ बटाता हूँ, वही मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और ये अच्छा साइन है, और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट बनेगा अगर इसको सही तौर पर खुला चांस वहाँ मिला। शाहिद आफरीदी वहाँ मौजूद हैं, क्रिस लेन वहाँ मौजूद हैं, रॉयल रसो वहाँ मौजूद हैं, तो ये बेसिकली शान खुद वहाँ मौजूद हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं जो प्रमोट करते हैं और इंकरेज करते हैं यंगस्टर्स को। तो मैं समझता हूँ शाहनवाज धानी जो ऐसा प्लेयर है कि ये इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा अगर इसको प्रॉपरली चांस मिला। बिल्कुल, और हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी उम्मीदें भी उनके साथ हैं। एक कॉलर हमें ज्वाइन किया है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम मोहसिन भाई, फजल बात लाहौर से। तार खान भाई को भी सलाम मेरा सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहेंगे?
सर मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ सर। एक जी। तो सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि हमें सीनियर प्लेयर खिलाने चाहिए, जैसे मोहम्मद इरफान हो गए, शहनशाह अफरीदी, इनकी टीम बनानी चाहिए जो प्रॉपर खेलने चाहिए। मोहम्मद इरफान, शहनशाह अफरीदी और हैदर अली और अब्दुल्ला शफीक, ये नया टैलेंट, इनको प्रॉपर खिलाना चाहिए। टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 पता चाहिए परफॉर्म करते भी हैं कि नहीं। 2 मैच खिला दिए, अब ये नहीं पता आगे खेलेंगे कि नहीं। बिलाल आसिफ को ऐसे क्यों बाहर निकाल दिया? 6 विकेट लेने वाला ऐसे क्यों गैप हो गया? इसके अलावा और क्या पूछना चाहेंगे और क्या सवाल करेंगे? दूसरा सवाल मेरा सर यही है, चैंपियन ट्रॉफी की बात करना चाहता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी की, सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी में सर नान की हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी। 137 या 32 रन का टारगेट दिया था श्रीलंका ने एंड सेमीफाइनल में, उस पे हमारे 7-8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। सिर्फ हमारी फाइनल की वो, उसके अलावा आप देख लें सारे मैच चैंपियन ट्रॉफी के क्या क्या कैसा पाकिस्तान। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपके सवालात हमने लिए। ताहिर, वैसे ये अलमिया नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको सिलेक्ट ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर पिछले साल की बात करें, रिजवान को सिलेक्ट तो किया था लेकिन खिलाया नहीं जा रहा था। अब अब्दुल्ला शफीक को आपने डेब्यू कराया लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने उनको अपने साथ शामिल नहीं किया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये फ्रेंचाइज का अपना राइट है, वो उनको जो प्लेयर उनको लगता है कि उनको बेनिफिट देगा उस वक्त उस सिचुएशंस में, क्या वो प्लेइंग 11 का है, एलिजिबल है नहीं है, उस हिसाब से करेंगे। क्योंकि आपके फ्रेंचाइज के फैसले सही हैं या फिर क्रिकेट बोर्ड के फैसले सही हैं? देखिए, ये बेसिकली इट्स अ पाकिस्तान सुपर लीग, ये इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये फ्रेंचाइज को देखिए, बात ये है कि ये तो परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट करते हैं ना। हम बात करते हैं कि जी हमने लड़के दे दिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लड़के दे दिए, अब काम है जो उनके सिलेक्टर्स हैं, फ्रेंचाइज के अपने ऑनर्स हैं, वो किसको सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सबको पता है कि किस किस की क्या क्या परफॉर्मेंस है और करंट फॉर्म क्या है। बेसिकली करंट फॉर्म क्या है, क्योंकि आपके पीएसएल 1-2 महीने के बाद पीएसएल स्टार्ट होने अगले महीने, तो करंट फॉर्म आपको होना जरूरी है। प्लस जो आपके फॉरनर्स हैं, आप अगर देखा जाए तो 7 या 8 तो ओपनर्स आपके डिफरेंट टीमों के अंदर हैं। तो आप अगर अपना लड़का वहां पर नहीं खिलाएंगे तो आपके फॉरनर्स की जगह होगी। फॉरनर्स तो 4 तो खेलने ही खेलने हैं एक टीम के अंदर। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ये बड़ा आसान है कहना कि जी उसको पिक नहीं किया, उसको नहीं किया, उसको नहीं पिक किया। बहुत मुश्किल होता है ये, जब आप वहां बैठते हैं, आपके पास पूरे तकरीबन कुछ 400-500 लड़के होते हैं, तो आपको पता लगता है कि यार अब करें क्या। तो ये और फिर उन्हीं में चंद चॉइस होती है, क्योंकि अगर आपने जो पिक किया दूसरा पिक कर लेता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कहना कि जी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब उनके लिए भी तो मुश्किल हो गई। अहमद शहजाद, जुनैद खान, ये लोग क्या करें? क्या आपको लगता है अहमद शहजाद की क्रिकेट अब फुल स्टॉप लग चुका है? नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं लगा। वो कोई एक लीग से कोई नहीं होता। वो ही कैन प्ले, और अभी यंग है और एनर्जेटिक है, फिट है, सबसे बड़ी बात, और ही कैन कम बैक एनी टाइम। बट थोड़ा सा एटीट्यूड अपना थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, जो अभी बहुत अच्छा है, और उसको मजीद अच्छा करना पड़ेगा। जो आने वाले जो भी टूर्नामेंट होगा डोमेस्टिक का, उसमें परफॉर्म करे। ही कैन बी इन। ठीक है, साथ साथ उमर गुल की भी अगर हम बात करें, क्रिकेट कमेटी में भी वो मौजूद हैं और आज खबर आई कि वो कोयटा के कोच भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो कैसा देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के इस इनिशिएटिव को? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि लास्ट टाइम अब्दुल रज़ाक साहब इस चीज़ को कैरी आउट कर रहे थे, लेकिन अब्दुल रज़ाक क्योंकि हेड कोच हो गए अब बलूचिस्तान के, तो अब उनको अलाउ नहीं है। तो लेकिन उमर गुल का इनिशिएटिव लेना और एज अ कोच असाइनमेंट मिलना बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि अब में जो यंगस्टर्स मिस हो रहे थे, जो यॉर्कर्स मिस हो रही थी, वहां पर उमर गुल एटलीस्ट उन यंगस्टर्स को गाइडलाइन करें, क्योंकि वहां नसीम शाह वहां मौजूद हैं, वहां हसनैन वहां मौजूद हैं, क्योंकि इनके पास पेस है। और पेस के साथ अगर आप यॉर्कर करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होती है। जिस तरह से हमने उमर गुल को देखा था, हम जिसका उनको गुलडोजर का हमने उनको निक नेम दिया था, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा साइन है और मैं गुड लक कहूंगा उमर गुल को। अगर कराची किंग्स की बात करें तो गिब्स को उन्होंने अपॉइंट किया, तो उसको इस फैसले को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ओवरऑल अगर आप बात करें तो फ्रेंचाइज ने इस दफा बहुत सोच समझ के अपॉइंट्स किया गया है, रिलीज किया गया है और आपका रिटेन किया गया है। तो ये बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि इनको आइडिया हो गया कि किन कोचेस से, किन प्लेयर से हमने काम लेना है। तो ये एक अच्छा साइन है। और जो इस दफा जो टीमें देखी गई है ना, यहाँ पर बाकायदा बैलेंस के साथ टीम है, 9 बैट्समैन अगर आप इनको स्क्वाड देखें, पूरा लेके चल रहे हैं कि तमामी टीमें जो पाकिस्तान सुपर लीग में कल ड्राफ्टिंग हुई, तमामी टीमें बैलेंस हैं। आपको शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया, और यकीनन हमारे नाजरीन को भी हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। We'll be right back.